से आसन पद्मासन में के पलक्ति मार के कैसे बैठते हैं? आपको जो सुविधा पूर्वक हो, जिसमें रीढ़ सीधी रहे। अगर आप बैठ सकते हैं पद्मासन में, अभ्यास है तो ठीक है, नहीं बैठ पाए तो सरल आसन में बैठ जाइए, पर रीढ़ सीधी हो। क्योंकि प्राण के आवागमन का साधन रीढ़ होती है और निर्बाध गति से पूरे शरीर में प्राण का आवागमन हो, इसलिए रीढ़ को सीधा रखना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल सही बात। अब हम क्या है कि आसन करते समय जब हम व्यायाम की तरह करते हैं जल्दी जल्दी, इसीलिए वो स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए आसन को करें तो एक स्थिति में थोड़ी देर हम टिकें, उसकी अवधि बढ़ाएं, वही रिजल्ट हमको फिर मिलेगा इधर ध्यान में। वहाँ हम शरीर हमारा हिलेगा नहीं। दूसरी बात है, एक और बात इसके साथ साथ चलती है, हमारा आहार। हम योग तो करते हैं लेकिन पूरा ध्यान हम योग पर ही देते हैं, क्रिया पर। भोजन करते समय हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम योगी हैं, तो आपको वहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन का ही ये परिणाम है कि आपका शरीर काबू में नहीं रहता है। यदि आप भोजन पे कंट्रोल करेंगे और भोजन को प्राकृतिक रूप से लेंगे तो आप ज़्यादा देर बैठ पाएंगे, स्थिर ज़्यादा देर रह पाएंगे। इनकी आपका अनुभव है? हाँ, 75-80 साल का ध्यान का इनका उनका सबका। और ध्यान ध्यान जो करते हैं उनमें कोई ने भगवान को देखा क्या? आज तक कोई को दिखा क्या भगवान? एक बात मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ध्यान आप क्या भगवान के लिए करते हैं? आप ध्यान का उद्देश्य क्या है? बोलिए आप। भगवान की देखना। ध्यान का उद्देश्य क्या है? अच्छा, चलिए, भगवान क्या है? आप भगवान की कल्पना किस रूप में करते हैं? मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक। जो मूर्ति में जो दिखता भगवान, वही सोचते हैं कि ये भगवान हमको साक्षात दिख जा ध्यान में। एक बात बताएं, यदि आपको दिख भी गए भगवान तो आप क्या करेंगे? भगवान दिख जाए तो बोलते हैं ना कि पूरी संसार का सुख प्राप्त हो जाता है उस आदमी को। वो परम ज्ञानी, परम ब्रह्मा और परम कुछ अच्छा, ऐसा एक बात बताएं मेरे आशीर्वाद को। दे दे नहीं भगवान के, जा चक्रवर्ती सम्राट बन जा। मेरी बात तो सुनिए आप जी, भगवान यदि आपको मिल गए, मान लीजिए आपके सामने खड़े हैं, फिर आप मांगेंगे क्या उनसे? हम मांगेंगे शांति, वैभव। तो आपकी आवश्यकता शांति है कि भगवान? शांति। शांति। तो अध्यान में आपको क्या मिला? शांति। तो फिर और कौन सा भगवान को देखना चाहते हो आप? मतलब शांति मनुष्य चाहिए। मनुष्य दौड़ भाग दिन भर करता है, इसीलिए करता है कि धन कमाऊं तो शांति मिलेगी, लेकिन वो उसका प्रयत्न विफल इसलिए हो जाता है कि वो उद्देश्य ही गलत है। तो शांति तभी मिलती है जब आप सारी चीजों का त्याग कर देते हैं। पर आप तो इकट्ठा करने के लिए भगवान को मांगते हो कि हमारे को और दो, तो वो तो और फिर तो दे देगा, लेकिन तो उससे फिर ये अशांति मिलेगी। तो फिर ये दुनियादारी सब छोड़ दे, इसमें ही लग जाए, तो फिर ये बाकी हाँ, के लफड़े मतलब क्या है फिर दुनियादारी से? देखो। खेती बाड़ी नौकरी चाकरी, बस शांति के लिए, बस इंसान बैठ जाओ मेरी शांति के लिए। हाँ। हाँ, अब इसका उत्तर सुन लो आप। जी। हमको भीड़ में रहकर अकेला रहना है, परिवार में रह कर के त्यागी रहना है, दुनिया में रह कर के ही हमको शांत रहना है। तो अपने आप को बना लो अपने आंतरिक रूप आप से को मजबूत। अपने आप को स्थिर कर लो तो पता ही नहीं चलेगा आपके पास आसपास हो क्या रहा है। मन को जहाँ आपने स्थिर किया, मन हमेशा इंद्रियों के घोड़े पर सवार होके भागता है। आँख उसका घोड़ा है, कान उसका घोड़ा है, त्वचा उसका घोड़ा है, नाक और जिह्वा उसका घोड़ा है, ये उसके रथ हैं।
अगर ये रथे हम डाउन कर दें, मन को अलग कर दें इससे, तो अपने आप शांत हो जाएगा। अब आप सोचते हो हम कब ये करते जाएं प्राणायाम और गाना सुनते जाएं, तो गाना सुना जाएगा कान से। एक इंद्री पे सवार कर दिया मन को। अगर आप आंखें भी खोल लेंगे तो इसलिए दो इंद्रियों माता पे पिता को, युवाओं को, युवतियों को, नौजवानों को ऊर्ध्व रेता बनना, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है और योगी संतानों को जन्म देना है। बहुत बड़ा ये पुण्य का काम होगा। माता पिता रोगी होंगे तो संतान को ही गर्भ से रोग मिल जाएगा और जीवन भर आपको कोसेगा कि माता पिता ऐसे थे तो ऐसा हो गया। इसलिए ऊर्ध्व रेता बनो, ऊर्ध्व चेता बनो, गहरे गहरे सांसों के साथ। अब पेट को आगे पीछे करेंगे, अभ्यास अग्निसार क्रिया का, नवली क्रिया का। माइक बंद कर दो भैया, माइक बंद कर लो इसको। बहुत अच्छा। तो अब अपना समापन तो हो चुका है। पर दादाजी ये सब जो है ये ध्यान में पूर्ण रूप से अपन निपुण बन जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा मार्गदर्शन दें, कहाँ शिक्षा लें, क्या करें क्या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, एक तो आपका भोजन पे कंट्रोल करिए आप। जी। भोजन पे कंट्रोल का मतलब है कि अपन इसके अलावा भी जब कभी बोलते हैं आहार पर, तो हम ये कहते हैं आपसे कि पका हुआ भोजन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन हमारा हो कच्चा। कच्चे में क्या है? फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उनके रस हैं, उनको काट के सलाद बनाइए। मैं अपना अनुभव भी बता दूं आपको, इसी महीने का, ये अप्रैल पूरा गया मेरा इसी प्रकार से। मैंने अभी, आज कितनी 29 तारीख है, और 2 दिन पहले से नवरात्रि प्रारंभ हुई थी, तब से मैंने फल फ्रूट और सलाद खाना शुरू किया है। तो बीच में मैंने 5-6 दिन भोजन किया, 5-6 टाइम केवल बना हुआ चूल्हे का। बाकी पूरा ही मेरा ये गया है इसी में, फल फ्रूट सलाद में। तो इससे स्थिरता आती है शरीर में। मन में भी स्थिरता तब आएगी जब शरीर स्थिर रह पाएगा। अगर कहीं खुजली चल रही है तो मेरा ध्यान उधर चला गया है, तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि वो आपको व्यवधान पैदा नहीं करेगा। यह अति भोजन और आपका एसिडिक भोजन और बाजारू जो ये सब चीज़ें आप खाते हैं ना, उसी से आपका शरीर स्थिर नहीं रह पाता है। तो जब शरीर स्थिर रहना सीख जाएगा तो मन तो अपने आप टिक जाएगा आपका। आहार का आपने गीता में भी कृष्ण ने कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि आपको मन को शुद्ध रखना है तो पहले आहार की शुद्धि होना चाहिए। आहार को शुद्ध करने का तरीका ये है, प्राकृतिक चीज़ों को अपनाइए भोजन में। उनको तोड़ मरोड़ करके गैस चूल्हे में, तेल में, मसाले में जितना ज़्यादा इसमें करोगे उतने ही अस्थिर और अशांत रहोगे। हरिओम। नहीं, एक प्रश्न और है, थोड़ा बड़ा गहरा प्रश्न है ये। बोलिए। पूछूं कि हाँ हाँ हम जो सब लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, हाँ गृहस्थ लोग हैं, हाँ। क्रियाएं करके आदमी फिर गृहस्थी से दूर हो जाता है, तो फिर गृहस्थी कैसी चलेगी? गृहस्थी भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी गृहस्थी? अरे भारद्वाज ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य जी, ये सब गृहस्थ ही तो थे। वशिष्ठ जी सब गृहस्थ थे ये, और गृहस्थी भी चली है, उनके बाल बच्चे भी हैं, सभी हैं। उन्होंने अपना जीवन इसी ढंग से बिताया है और उन्होंने हमको ज्ञान दिया जो हम आज उनका नाम ले रहे हैं। तो ये क्षमता कहाँ से आई उनमें? गृहस्थी भी चलाई उन्होंने और अपना धर्म भी निभाया। ऐसा थोड़ी होता है कि आप सब छोड़ देंगे तभी ये हो पाएगा, इसमें रह करके ये हो पाता है। चलिए दादाजी, ये अशोक भैया है, ये बहलाते रहेंगे, अगला सत्र शुरू करवाएं। रंजना हाँ बहन, हाँ, अच्छी बात है। नहीं, ये गुण रहस्य के प्रश्न है, इन आपको भी सबको शिक्षा मिलती है। दादाजी के जो वचन है बहुत अनमोल है, उनकी बातें, क्योंकि उनका अनुभव है 75 साल का। तो ले लें, समय मिला तो। जी धन्यवाद। ओम। ओम। ठीक है, आपका अगला सत्र प्रारंभ हो रहा है
तो करिए आप। जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि अगला सत्र प्रारंभ करें। और आदरणीय हमारे योग शिक्षक जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर योग कराया है और ये पूछा है कि आपको भगवान चाहिए या शांति चाहिए। वास्तव में शांति की इतनी आवश्यकता है कि आज का विषय भी शांति पर रखा गया है कि जो पहलगाम में जो घटना घटी है, तो मैं तो निवेदन करूंगा मुनीलाल जी भाई साहब से कि आज आदरणीय जी के ही सानिध्य में इस शांति पर्व को आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब। नमस्कार दिनेश जी, और आज के हमारे योग शिक्षक मनोहर लाल जी का बहुत अभिनंदन। मैं ये इस वाले लिंक से इसलिए जुड़ा क्योंकि 2 बार बीच में डिस्टरबेंस हुआ और ये रिमूव करना पड़ा या उसको माइक को म्यूट करना पड़ा। तो मैं करता हूँ दिनेश जी, जो कल की हमारी चर्चा हो रही थी, मुनीलाल जी भी नहीं है आज, यहाँ पे संजना भी नहीं है, तो अपने की शुरुआत कीजिए। जी दिनेश जी, आप सत्र का संचालन कर दीजिएगा आज। जी आदरणीय, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मैं आदरणीय मनोहर लाल जी दादाजी को नमन करता हूं और सभी योगाहारियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन पुनः पुनः कि आपने नित्य निरंतर योगाहारी सदस्यों के लिए और अन्यत्र भी हमारे स्वास्थ्य समृद्धि के लिए जो बातें रखी हैं, और आज योग सत्र में योग और प्राणायाम आसनों के माध्यम से इस सत्र को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आप और आदरणीय पटेल सर के मध्य जो वार्ता चल रही थी, वास्तव में ऐसी वार्ता जिज्ञासा और उसका निदान होना बहुत जरूरी है, और जिज्ञासा उसके निदान के ही आसपास द्वितीय सत्र भी आगे बढ़ रहा है। और उसमें जो कल का विषय था, कश्मीर के पहलगाम में जो यात्रियों पर हमला हुआ, तो उस पर योगाहारियों का जो चिंतन है उसको आगे बढ़ना है। कल बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन आज अगर हम अपने योगाचार्य जी के ही शब्दों को लेकर के आगे बढ़े, तो वास्तव में हमें चाहिए क्या? हमें तो शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और अगर ये चीजें हैं तो हमारे पास लगभग सब कुछ है। जैसे उन्होंने कहा भी है कि सब कुछ होते हुए भी हमें संयमित रहना है और संयमित होते हुए सब कुछ रखना है। तो जो ये घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं हैं, इसी को लेकर के जो कल की बातें भी आई हैं, सबने अपने अपने मनोभाव रखे हैं। तो इसको किस रूप से आगे बढ़ाया जाए, आज के सत्र को मैं सबसे पहले तो आदरणीय पवन सर से ही निवेदन करता हूं कि वो कुछ एक रूपरेखा हमें प्रस्तुत करेंगे, तो हम उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं पंक्तियों के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय जी धन्यवाद दिनेश जी। मैं आपने इसकी शुरुआत अभी की है, मंच के संचालित किया है, कर रहे हैं। मैं इस योगाहार कार्यक्रम के जो रूपरेखा है उसके बारे में भी जो चिंतन हमारा रहा है वो हमेशा ही ये रहा है कि हम जो भी सदन के सदस्यों की तरफ से मांग आती है, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, अपने विचार होते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए जब भी ऐसा अवसर आता है तो हमारे कई बार जो सत्र हैं वो लगातार कई दिनों तक चलते रहते हैं। कल का भी जो सत्र हुआ था वो काफी देर तक के चला, और सत्र के अंत में ये बात उठी थी कि हम इस तरह की जो अपना चिंतन है, हमारे जो विचार हैं, उसको भी हम 1-2 दिन और कंटिन्यू रखें। इसलिए संभवतः आज का जो सत्र है
वो उसी चीज से प्रेरित होकर के और उसी चीज को ध्यान सबका आकृष्ट रहे और सबके विचार भी आए, हम सब लोग एक दूसरे की बात सुने, इसी के लिए वो आज का ये सत्र रखा गया है। तो इस सत्र को भी ध्यान में रखते हुए कि जो घटना हुई है उसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनने को आ रही हैं, हम उसको वीडियोस भी आ रहे हैं। जब भी कोई अगर ज़्यादा देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा चीज़ें वहाँ से तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, या कोई चीज़ें ऐसी उटपटांग भी हो सकता है लोग कह रहे हों, तो इन सब का एक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, हमारी सामाजिक हमारी जो सोच है उसके ऊपर भी पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा उसका प्रभाव अगर कोई चीज़ नेगेटिव कही जाती है तो फटाक से दूसरे देश के मीडिया जो कि भारत विरोधी रहे हैं उस चीज़ को कोट करने लग जाते हैं कि देखो ये अंदर से ही ये चीज़ आ रही है, और इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, ये तो इनका अंदर का मामला था। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो फिर हमें प्रश्न अपने आप से करना पड़ता है कि ये जो चीज़ें दूसरी जगह से दूसरे लोग हमारे ऊपर ही उल्टा आरोप लगाते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ चीज़ें जो और भी सोशल मीडिया में भी आ रही थी और उस पर भी चर्चाएं और कई सारी चीज़ें हो रही थी, वो ये था कि जो भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक थे, विशेषकर पाकिस्तान के, उनको जब सरकार ने कहा कि तुमने अब बाहर निकलना है, बाहर वापस चले जाना है और इतने समय के अंतराल में आपने बाहर जाना है, तो कई तरह की चीज़ें वो भी मीडिया के माध्यम से हमें नज़र आ रही हैं। ये भी एक सच्चाई रही है कि इसमें बहुत सारे हमारे बीच में दूसरे जगह पर लॉन्ग टर्म वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा में लेकर के आए और फिर यहीं पर बस गए, यहीं पर उनके परिवार चला और उन्होंने न यहाँ की नागरिकता ली, न ही वापस जाने का कोई प्रयास किया। तो ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं वो मीडिया में के माध्यम से नज़र आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमारे जो लोग हैं हमारे सदन के सदस्य हैं वो अपने विचार दें। इसके ऊपर कई राज्यों में मुहिम भी चली और चल भी रही है कि ऐसे पूंजी कमा ले, इनको हम जो जो भी ऐसा हो रहा है, कहीं पर राज्य सरकारें ज़्यादा तत्परता से काम कर रही हैं, कहीं पर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जब हमने चिंतन किया था कि हमारे राज्य सरकार या हमारी जो सरकार है उसकी क्या भूमिका है और वो क्या काम कर रही है, उसके बारे में अगर वो बातचीत उसके लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारे अपने अपने राज्यों के क्या अनुभव हैं, हम अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं, हम अपने आसपास की जगह जो भी है उसमें किस तरह की प्रतिक्रियाएं हम देखने को मिल रहे हैं। एक प्रतिक्रिया मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगी कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का जो झंडा है, उसका जो नक्शा है, फ्लैग है, उसको चौराहों में लगाना शुरू कर दिया और उससे उसकी प्रतिक्रिया या उसके बारे में लोगों की सोच भी उसमें निकल के आ रही है। तो मेरा मुझे यही कहना है कि हम ये जागरूकता के साथ कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसके बारे में प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं, उसमें लोगों के हमारे जो साथ के साथी हैं उनके क्या अनुभव हैं, उसके बारे में वो अपनी प्रतिक्रियाएं आज के सत्र में दे सकते हैं और उसमें जो भी विचार निकल के आते हैं उसको सहजता से हमने सुन करके अपने विचारों को या अपनी परिस्थिति में उसको समझने का प्रयास करना है। तो आज का सत्र केवल इस चीज के लिए है कि हमारी जागरूकता, हमारी चेतना क्या है और हम व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अगर हमने अपने मित्रों, पड़ोसी, रिश्तेदार, इनसे अगर चर्चा की है तो हमारी सामूहिक समझ क्या निकल के आ रही है। अपने आप को पहले सुरक्षित करने के लिए, डिफेंसिव तरीके से करने के लिए, और बाद में अगर हम कहते हैं कि फलाने ने ऐसा किया है या किसी और ने कुछ ऐसा किया, वो तो दूसरों की बात है, ये तो कहीं सुनी बातें हैं। लेकिन हमारे अंदर की चेतना किस प्रकार से विकसित हो रही है, ये किस तरह से लोगों में, समाज में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसके बारे में सब लोग अपने विचार देंगे। तो बहुत सुंदर हमारा आज की चर्चा का आज का सत्र हो पाएगा।
जी दिनेश जी, अब सत्र को आगे आप संचालित करेंगे। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर से ये और सरलता के साथ इस सत्र के अगले कदम को आगे बढ़ाने में सहूलियत प्रदान की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपके पास लौटेंगे और मैं गुज़ारिश करता हूँ आदरणीय सदस्यों से कि जैसे कहा गया है कि किस तरह से हम अपने देश को, अपने आस-पास के इलाकों को और स्वयं को सँवारने की कोशिश करें ताकि हम अ, स्थिर होकर के, स्थिर प्रज्ञ होकर के अ, उस सोच को आगे बढ़ा सकें जो देश को और हमारी सोच को मजबूती दे। और मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपके हैंड रेज़ होंगे तो मुझे आप तक पहुँचने में सरलता होगी। कल जैसे आदरणीय सर ने कहा है कि जैसे कि हम क्या सोचते हैं या हमारे आस-पास, पड़ोस या हमारे मित्र क्या सोचते हैं, तो कल दिन भर लगभग मैं कोई 3 घंटे तक लोगों के साथ रहा ऐसे वार्तालाप में, दिन के समय में। अलग-अलग गूगल मीट्स पे वही वार्ताएँ हुई कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाद में शाम के समय एक मेरे कुछ ग्रुप्स में ये एक कार्टून भी फैलाया गया कि पाकिस्तान विल हैव 2 चिल्ड्रन और इंडिया विल बी ग्रैंडमदर ऐसे भी कि बलूचिस्तान और सिंध नामक 2 देशों का जन्म होने वाला है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं और वो अपने हालात को जनता से ध्यान हटाने के लिए अ, ये जो जद्दोजहद में है कि कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि उनका ध्यान भटके और वरना इस समय जो कश्मीर का माहौल था बड़ा सुंदर लग रहा था और कल की वार्ताओं में जो योगाहार की वार्ता आई, योगाहार की वार्ता में भी ये सामने आया और साथ में दिन की जो वार्ताएँ मेरी रहीं उसमें भी ये बात सामने आई कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को सही ढंग से समझने और सही दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जब भी कोई उत्तेजक स्थिति सामने आए, तो पहला कदम यही होगा कि हम जो हम बार-बार हम योगाहार में भी कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी जो हमारी भावनाएँ हैं, उसका हमें अच्छा परिचय देना पड़ेगा और किसी की उकसाव में आकर के, भावनाओं में बह कर के कोई बड़ा फैसला हम व्यक्तिगत रूप से ना लें, बल्कि हमारा फैसला हमारी यूनिटी के साथ आगे बढ़े, देश के साथ आगे बढ़े। तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा और जो दुनिया की बिरादरी है, उसके लिए भी अच्छा होगा। जब ऐसी कोई घटना घटती है तो जी, आदरणीय। जी, और मैं बीच-बीच में कुछ वाक्यांश मैंने नोट किए कल की वार्ता के, मैं बीच-बीच में एक बीच-बीच में बोलूँगा। तो उससे पहले मैं आदरणीय बने सिंह आर्य जी अ, शायद वो लेफ्ट हुए हैं या अ, इस क्रम में किसी के हैंड रेज़ तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो आदरणीय बने सिंह आर्य जी के पास ही पहुँचता हूँ और जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी, प्रणाम सभी महानुभावों को। देश के अंदर कोई घटना घटती है और फिर हमारी आंखें खुलती हैं। उससे पहले हमारी हिंदू समाज या हम सनातनी धर्म अपने आप में बहुत बड़े महान ज्ञानी समझ करके आराम से, विलम्ब से ये अपने पलक बंद करके एक समाधि में बैठे रहते हैं या अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार की ही धुन में मस्त रहते हैं। पाकिस्तान का आदमी भारत में आकर के 83,000 महिलाओं से शादी कर लेता है और वो रहता पाकिस्तान में है और उनके बच्चे और उनकी बीबियां यहाँ रहती हैं। तो क्या हमारी सरकार या फिर हम जागरूक नहीं है और वो कैसे इस षड्यंत्र को कर रहे हैं? क्या बॉर्डर पर आते हो तो उनका एंट्री नहीं होता है क्या? किस रास्ते से आते हैं और आने के बाद में उनको कितने दिन यहाँ रहने की इजाज़त है? बहुत सारे कचरा ऐसे ऐसे भरे पड़े कि कोई काम ही नहीं उनका, वो ना उनका कोई मकान या घर पे रहने का, चाहे जहाँ सड़कों पे वो डेरा डाल के बैठ जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति जब ये घटना घटी और बाहर निकालने का षड्यंत्र जब चला, सरकार ने आदेश दिया सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, तब जाके अपन की अभी आंखें खुल रही है कि कितने आबादी में लोग यहाँ पाकिस्तानी रह रहे थे।
इसका अगर आंकलन निकाले तो इनका टोटल आंकलन 30 लाख के ऊपर जा रहा है। इनका परिवार, इनके रिश्तेदार, हर शहर में वो अशांति फैलाने का काम चाह रहे थे। उनका मकसद जो था 2050 तक भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवाने का। तो ऐसे राक्षस प्रवृत्तियों का मंसूबा तो कामयाब नहीं होता है, पर हम लोगों को इनके प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। और इस्लाम का जन्म कब हुआ, उनको हम धर्म मान करके बैठते हैं। ये इनका धर्म नहीं है, इस्लाम है, ईसाई है, ये धर्म नहीं है। ये क्या, एक सांप्रदायिक संगठन है। सांप्रदायिकता संगठन बढ़ाते बढ़ाते वो जाति बिरादरी में और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। जैसे मानव जाति का किसी भी धर्म का एक बच्चा ले लो, छोटा सा बच्चा, उसको 20 साल तक किसी पशु पक्षी जानवर के नाम, उसके माता पिता का नाम रख दो कि ये तेरे माता पिता है, सब पूछे, तो 20 साल के बाद वो उनको ही बोलेगा कि यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीना रहना खाना पीना यही मेरा है। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को पहले बहुत प्रताड़ित किया गया है। हालांकि ये तो अपने ही वंशज है, अपने ही लोग हैं। राजाओं के काल में इनको बहुत बहुत प्रताड़ित किया गया, इनका हुक्का पानी बंद किया गया, तो इन्होंने मजबूरन में इस्लाम स्वीकार किया। कुछ मौत के डर के मारे भी इस्लाम स्वीकार किया और बहुत दिनों तक ये उनके गुलाम रहे, तो फिर ये इन्होंने खुद ने अपना धर्म स्वीकार कर लिया। तो आज के जो वर्तमान के जो राजा हैं, हम क्यों ना उनको प्रेरित करें कि ये अपने ही लोग हैं, और वेदों के विद्वानों को बुला करके इनका शुद्धिकरण अभियान पूरे देश में चलाया जाए, तो निश्चित ही भारत में बहुत बड़ा बदलाव अपन को देखने को मिल सकता है। केवल विवादित बयान देने से भी कोई देश में अशांति नहीं आती है। अशांति फैलती विवादित बयान देने से शांति तो आती नहीं है। तो सभी मिलकर के हम एक छोटा छोटा प्रयास करें कि आज क्या है, अपने भारत में 798 के लगभग जिले हैं शायद, तो एक एक जिले में 5-5, 10-10 वेदों के विद्वानों को प्रचार प्रसार पर लगाया जाए। हमारे देश में जो सिंहस्थ होता है, ये सिंहस्थ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वेदों के प्रचार प्रसार करने वाले को 12 साल में वहां पर बुलाया जाता था और अलग अलग संप्रदाय के मजहब परंपराओं के जी, सामने जी। साक्षात तो होता था। आदरणीय आदरणीय आर्य जी, आपने बहुत जी ही गंभीर विषय और उसकी महत्वपूर्ण बात पर अपने शब्द रखे हैं, और जी मैं आप तक पुनः आऊँगा और ये भी निवेदन करूँगा, क्योंकि असल में हमने अपने एक देश को लेकर के आगे बढ़ना है। जो चाहे हम कितने भी लोग हैं, कैसे भी लोग हैं, लेकिन देश हमारा एक है, ये मान कर के तो हमें चलना ही है। क्योंकि हमारे पास और अभी हमारे पास जो विषय है, वो विषय विकराल विषय इसलिए है क्योंकि एक पड़ोसी देश की ये घटनाएँ और उसका जो षड्यंत्र है, वो हमारे देश पर आ रहा है। और हम अगर अपने ही देश में जो बातें करेंगे, वो थोड़ा उतने शांतिप्रद नहीं रहेंगी। हाँ, आपने अपनी ही बात में कहा है कि जैसे सिंहस्थ है और हमारे जो एक्टिव जो कार्यक्रम है, एकीकरण के भी और प्रचार-प्रसार के, वो हमें करने ही चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के कि हम अपने देश को एकजुटता की तरफ कैसे देखें, ये आवश्यक है। क्योंकि हम सोशल मीडिया, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म में आजकल बातें ज़्यादा हो रही हैं, और जो आपने कहा ही है, ज़मीन में कम हो रही हैं। तो एकीकरण की बातें हम करें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर। और साथ में आदरणीय अशोक पटेल जी को मैं बुलाता हूँ, और आदरणीय आप अपनी बात रखें। क्योंकि हम अपने देश से बात रखेंगे तो अच्छा है। हम अपने देश की बात करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, अ, उस पर आदरणीय अशोक पटेल जी। संभवतः आदरणीय इसमें उपस्थित नहीं है, और कुछ हैंड रेज़ हों तो मैं उससे पहले अ, इसी बात को लेकर के जो कि आदरणीय पवन सर ने आगे बढ़ाई है, उसमें 2-4 शब्द कल की वार्ताओं के मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा। उसमें बात ये आई थी कि पिछले वर्षों में जो जम्मू-कश्मीर के जो हालात हैं, उसमें बड़ी स्थिरता आई है। ख़ासकर जब से अ, अनुच्छेद 370 हटने की बात हुई थी, तो कश्मीर में शांति बनी, और हमारी सरहदों पर भी, हमारी जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भी शांति बनी थी। जो टूरिज़्म था कश्मीर में खूब फलने-फूलने लगा, और
जो पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल का मतलब है जो पिछली यात्राएँ हुई हैं, उसमें 2.5 करोड़ पर्यटक कश्मीर पहुँचे। गाँव-गाँव तक अपने जो पर्यटक पहुँचे उन्होंने वहाँ पे अ, अपना आनंद उठाया वहाँ के मौसम का, वहाँ की जगहों का। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के गाँव-गाँव के लोगों ने अपने जो घर हैं उनमें 1-1 या 2-2 कमरे पर्यटकों के लिए खोल दिए, जिससे उनका रोज़गार बढ़ा। और इस तरह से देखा जाए तो ये खुशहाली प्रदेश में बढ़ी बढ़ी हुई दिखाई दी या बढ़ रही थी। लेकिन हाल की जो हिंसक घटनाएँ घट रही हैं, तो ये जो हमारी जो तरक्की है प्रदेश की और प्रदेश की तरक्की यानी देश की तरक्की, तो वो पटरी से हटाने की कोशिश है। अब सवाल ये था इन वार्ताओं का भी कि इससे फ़ायदा हुआ तो किसको? अब हम जब देखते हैं कल की वार्ताओं को ही लें या आज की वार्ताओं में भी कुछ-कुछ अंश अगर देखें, तो जो कश्मीर का जो आम मुसलमान है, तो हम इस तरह से हम अपनी दृष्टि देखें बनाएँ कि ऐसी जो हिस्सा हिंसा है उससे क्या चाहेगा? क्योंकि जिनके घर में टूरिज़्म जो जिनके घर ही जिनकी अर्थव्यवस्था ही टूरिज़्म से चल रही है और वो अपने पेट पे लात क्यों मारेंगे, ये बात भी कल सामने आई। और जो असली साजिश के पीछे वे प्रशिक्षित लोग हैं, जिन्हें पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिली है या उनसे सहारा मिला है या इशारा मिला है। पाकिस्तान की सेना जो आज भी अपनी गिरती हुई जो प्रतिष्ठा है और जो आंतरिक संकट है, उससे जूझ रही है और इस तरह के हमले के पीछे उनका होना इसलिए भी पक्का हो रहा है क्योंकि अभी पिछली बार जब बहुत सारे ऐसे उन लोगों ने बातें रखी थी, जो हिंदुस्तान के खिलाफ थी और बलूचिस्तान में फैली जो जो आज़ादी की लहर है और जो पाकिस्तान में जो आर्थिक तंगी है, आंतरिक राजनीति है, अस्थिरता है, उससे ध्यान हटाने की हरकतें वो भारत भोग रहा है। वो भारत की तरफ इस तरह से जो कारनामे कर रहा है। तो ये बातें सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि जो 370 से पहले जो कश्मीर के जो कई लोग आतंकवादियों की शरण में चले जाते थे, वहाँ से उनको पैसा मिलता था। हमने देखा कि पत्थरबाज़ी से लेकर के ₹500 ₹1000 इसमें बिके हुए थे लोग। लेकिन जब वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा, तो एक-एक जो व्यक्ति पत्थरबाज़ी कर रहा था, आतंकवादियों को शरण दे रहा था, उन्हीं व्यक्तियों के घरों में 40,000 रुपया प्रति माह उन्होंने कमाया। और ये बात मेरे ख़्याल से दुश्मनों को या पड़ोसी देश को, यहाँ वहाँ की सेना को अखरती हैं और उसमें जो अशांति फैलाने की जो बात है, तो और उस अशांति से ये हुआ कि कल परसों की आपने न्यूज़ वग़ैरह सुनी होगी, तो कश्मीर में कोई भी पर्यटक नहीं जा रहा है। अब ये अशांति है और अशांति के बूते से वहाँ की जो आर्थिक हालात को डामाडोल करना और फिर जो आर्थिक हालात जिनके खराब हो गए, फिर वो ऐसे लोगों की शरण में चले जाएँ, जो फिर वो पत्थरबाज़ी जैसी घटनाएँ और इन आतंकवादियों को शरण देने की जैसी बातें करें, तो फिर अस्थिरता, अशांति फैलाने की ये बहुत बड़ी पुरज़ोर कोशिश है। हम आकलन के द्वारा, वार्ता के द्वारा और दूरदृष्टि के द्वारा भी ये देख रहे हैं और हमें संभवतः इस समय यही समझ बनानी चाहिए। हम मुझे लगता है आप सभी की जो वार्ता हुई है उसके माध्यम से ही मेरे ये शब्द हैं कि अगर हम ये देखें कि हमें अपने अंदर एकता दिखानी भी है, एकता करनी भी है और मुकाबला करना है जो आगे से खड़ा विकराल दानव है, उसको पटकने की कोशिश हमें करनी है। तो बात ये हो रही थी कि हम अ, अपने देश का के लिए डिफेंसिव होते हुए, उसकी रक्षा करते हुए आतताइयों के खिलाफ अपनी बात रखें। क्योंकि हम अगर इस समय दूसरी बात रखेंगे, जो बातें इस समय आवश्यक नहीं है,
तो ज़्यादा मुफ़ीद होगा, ज़्यादा आवश्यक होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इस क्रम में जबकि हैंड रेज़ नहीं आए हैं आदरणीय तो आदरणीय, जी, एक इतिहास के अनुसार या एक सृष्टि के या फिर मानवता के निर्मित जो अभी तक गवाह है, इतिहास गवाह है कि जहाँ अशांति फैलती है वहाँ के स्थानीय लोग ही इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। चोरी डकैती लूट खसोट से लेकर के आतंकवाद से लेकर के अभी पाकिस्तान की बॉर्डर बोलते हैं कि कश्मीर से मिला हुआ है, तो इधर राजस्थान के गुजरात एरिया से बनासकांठा कुछ इधर इधर भी तो मिला हुआ है। यहाँ के लोग कोई उनकी पैरवी नहीं करते, यहाँ के लोग कोई उनसे समर्थन नहीं रखते। तो कभी यहाँ हुआ आतंकवाद जैसी स्थिति, यहाँ कोई ऐसी विकराल स्थिति हुई कि घुसपैठी आ रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं। तो जहाँ आतंकवाद फैलता है, जहाँ हमेशा ऐसे बम ब्लास्ट होते हैं या लोगों को मारा जाता है, तो स्थानीय लोगों की अहम भूमिका होती है ना। ये जी, सबसे बड़ा मुद्दा है। एकदम आपका कहना उचित है। और ये अन्य राज्यों से जुड़े हुए जो अन्य राज्य जो हमारी पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं, वहाँ की जो प्रतिक्रिया देखने को मिले तो वो हमेशा उन्होंने उसका विरोधी किया है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ साल की जो शांति बहाल हुई है कश्मीर में, उस शांति को तितर-बितर करने की कोशिश है ताकि उन लोगों के मन में फिर से आतंक को जन्म दिया जाए। और आपका कहना एकदम दुरुस्त है। आप वहाँ एकदम के लोग सभी इस विषय में सम्मिलित नहीं है, पर वो कहावत है ना, क्या देश जाए बाढ़ में राष्ट्र जाए चूल्हे में, नेता कहते हैं अपनी कुर्सियों के आड़ में। तो वहाँ के कुछ नेता है वो अशांति फैला करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं ना। तो योगदान तो है उन जी, लोगों का उसमें। जी। तो अब प्रश्न ये होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें ताकि एक सुव्यवस्थित प्रतिक्रिया रहे? ये जो आतंकी माहौल है, उसका जो असर है हमारे देश के मध्य में न पड़े, बल्कि हम प्रतिक्रिया दें तो उन लोगों के लिए जो ये करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं अल्फ़ाबेट वाइज़ आता हूँ। आदरणीय सीएम राय सर तक आवाज़ पहुँचे और आदरणीय सीएम राय सर के बाद मैं आदरणीय किशोर दुबे सर तक पहुँचूँगा। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। चर्चा बहुत विचारणीय है, चिंतनीय है और कल भी कुछ बातें रखी गई थी। और हम बाकी सब चीजें सोशल मीडिया की देख रहे हैं। 2-3 बिंदु निश्चित रूप से विचार करने योग्य है कि एक तो जैसा कल भी मैंने बात की थी, अपने लेवल पे सभी धर्मियों को, स्पेशली मुस्लिम रहे और यो क्रिश्चियन रहे, जो भी है, अपने अपने मोहल्ले में उनकी बैठकें आयोजित करें ताकि हम हमारा भाईचारा व्यक्त होना चाहिए। हम भाई एकजुट है सभी धर्मी, यह दिखना चाहिए। उसका एक संदेश, उसकी शायद फोटोग्राफ्स हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो भी है, तो वो अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में यदि जाता है तो भाई यहाँ पे सर्वधर्मीय लोग यहाँ इकट्ठे और उसमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, यह संदेश दुनिया को और पूरे समाज को अपने देश में भी बाहर भी जा सकता है। दूसरा कि जैसा बोला था कि यही एक अवसर है कि जैसा हम एक दूसरे के धर्म स्थलों को दर्शन करें। पूरी जिंदगी जाती है लेकिन आदमी मस्जिद में नहीं जाता, गुरुद्वारा में नहीं जाता। तो एक आयोजन किया जाए कि भाई चलो इस सप्ताह में हम ये मंदिर में जाएंगे, दूसरे सप्ताह में मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे। तो इस बहाने एक आयोजन अगर सांकेतिक रूप में भी किया गया कि चलो भाई वहां पे अपन आज इकट्ठा होंगे, दर्शन करेंगे, तो इससे भी एक अच्छा संदेश दुनिया में और समाज में जाएगा और हमारी एकजुटता दिखेंगी। तीसरा एक बिंदु है लेकिन विचारणीय है कि जहाँ पे दोनों देशों के लोगों की मैरिजेस हुई है। आज ही मैं अखबार देख रहा था, तो 1.5 साल का बच्चा, अब माँ के पास में पासपोर्ट नहीं है तो वो हिंदुस्तान में रह रही है, और जन्म हुआ उसका पाकिस्तान में, तो वो बच्चा पापा के साथ में पाकिस्तान जा रहा है। तो ऐसे कुछ जो चीजें हैं, तो कम से कम जो शादी के रिलेशंस वाली चीजें हैं, वो दोनों सरकारें या इस तरह के कि भाई जहाँ पे शादी हुई है, भले पासपोर्ट है नहीं है,
तो इनको एक एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं हम किसी रूल्स को, तो उस तरह के एक अपवाद मान के, जैसा कि आज ही टीवी पे नोटिस आई कि 2 दिन और जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट को बढ़ाया गया है कि जिनके मैरिजेस है, तो मैरिजेस वालों को स्पेशली आने जाने का एक प्रावधान किया गया है। तो इसी तरह से जो नए शिशु है हुए हैं, एक उनको एक सीमा दिया जाए 5 साल का, 6 साल का, कि जब तक उनका पासपोर्ट या 3 साल का जो भी हो कि नहीं बना है, तब तक माँ बाप वो माँ के साथ में रह सकता है, भले उसके पास पासपोर्ट है नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान अगर किए गए तो उससे वो जो दंपति है, दाम्पत्य जीवन या बच्चे हैं, उन पर उनको भी थोड़ी सुरक्षा मिलेगी और मानवता के रूप में हमारा संदेश जो है अपने देश का या समाज का, वो भी पूरी दुनिया में चलो भाई इतने भी बेरहम नहीं हुए हैं कि बच्चों के प्रति भी वो सद्भाव नहीं दिखाते हैं। इस तरह के कुछ कदम हमको उठाने पड़ेंगे। और अंत में जैसा मैं कल भी बोला कि युद्ध में हमेशा बालक और महिलाएं, ये दोनों का ही नुकसान होता है। तो इस तरह के कुछ कदम उठाए जाए कि भी जो आतंकवादी है उनको तो चुन चुन के, जैसा आज भी अखबार में है कि पीओके में कुछ जो स्थान निश्चित किए हैं, तो उसपे तो हमारा हमला या जो कुछ करना है सेना की कर वो तो होनी चाहिए, लेकिन आम नागरिकों को, आम महिलाओं को, किसी भी देश की हो नुकसान न हो, इस तरह के कदम रहे। धन्यवाद। जी आदरणीय, धन्यवाद। और ये जो आपने बात रखी है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे पाँव जमीन पर और हमारी दृष्टि आसमान में रहेगी, तो हम हर उस कदम को तय करेंगे जो आवश्यक है देश के लिए, क्योंकि हमें केवल हम ही नहीं देख रहे हैं, हमें विश्व बिरादरी भी देख रही है और पूरे विश्व के देशों का जो साथ है वो भारत के साथ है। और इसके मायने ये हुए कि हम सबको साथ लेकर तो चल रहे हैं और सभी नागरिकों को, चाहे वो देशी हो विदेशी हो, सबको साथ लेने की भावनाएं हमारे पास आई हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी का हैंड रेज हुआ था और आपसे यही गुजारिश था, यही प्रश्न था कि हम अपने देश को ओम ओम सर। जी ओम, अभी फोन आ गया था, हैंड रेज हुआ था, बीच में फोन होना आ गए थे तो फोन कट गया था। मेरा निवेदन है कि ये मौका राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है कि इसमें ये भी पता चला कि कितनी पोल पट्टी है, जो देशद्रोही लोग उनका भी पता चल रहा है कि किस प्रकार जितने लोग जो भारत में घुस आए हैं, लाखों लोग। तो ये बहुत अच्छा मौका है, पूरी गंदगी मोदी जी को साफ कर देना चाहिए इस वक्त। और कूटनीतिक रूप से उसके बहुत से कूटनीतिक अर्थ होते हैं, ये एक चीज नहीं होती कोई युद्ध से ही सब कुछ होगा। मतलब रणनीति देश में ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें अपने देश की कोई क्षति भी नहीं हो और काम भी हो जाए। युद्ध कोई स्थायी हल नहीं है कोई चीज का। युद्ध होने में तो बहुत मतलब दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है। तो कूटनीतिक रूप से अब जैसे ये ये है कि बहुत से लाखों लाखों लोग पाकिस्तानी अपने भारत में रह रहे हैं, तो इनका विदा कर दिया जाए यहाँ से, और उससे भी बहुत वो यहाँ की जो गंदगी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, लोग हो जाए, यहाँ से विदा कर दे तो ये बहुत बहुत अच्छा है। दूसरा, और जो कूटनीतिक बहुत सी चीजें हैं ऐसे जिससे कि अपन उनको दबाव बना कर अपना वो हित साध सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है इस वक्त, पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है कि भाई युद्ध हो गया, तो वहां भी अब सुनने में आ रहा है वो सही है कि झूठ है, क्योंकि मीडिया आजकल तो 90% झूठ ही बोलता, भगवान जाने क्या कि वो सही है कि नहीं। वहां पाकिस्तानी भाग रहे हैं, सेना छोड़ रहे हैं और हलचल हो रही है, लेकिन कुछ न कुछ तो हलचल है। तो ये भारत के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरे राष्ट्र को एकजुट होके, और क्योंकि ये समय है, इसमें ये राजनीतिक करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि ये जो अभी समय भी देख रहे हैं तो हमारी देश की पूरी राजनीतिक पार्टियां भी पूरी सरकार के साथ एकजुटता से खड़ी है। और सरकार को भी इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति कर करके तो देश का सत्यानाश कर दिया सब लोगों ने। क्योंकि यहाँ तो वोट की राजनीति ऐसी हो गई कि युद्ध होने वाला है तो कहीं कभी कहता है कि कहीं चुनाव आने वाला तो नहीं है। तो ऐसी राजनीति भी देश में नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र के हित के लिए जो सरकार को जो काम कर सके वो काम करना चाहिए, और ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए कि ये इसके आड़ में कोई ऐसा अनैतिक कार्य देश में करने होने की, युद्ध का मौका मिल गया है तो अपन उल्टे सीधे काम कर लो। सरकार को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार के साथ तो पूरा राष्ट्र का एक बच्चा
कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है और इस देश का किसान, इस देश का नौजवान सरकार के साथ खड़ा हुआ है। बस मेरा यही कहना है जी। ओम, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और क्योंकि राष्ट्र के साथ राष्ट्रवासी जो है अपनी राष्ट्रीयता के साथ खड़े हैं और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, इसीलिए ये चिंतन हो रहा है। और इसी क्रम में अन्य महानुभावों की हैंड रेज हों तो मैं वहाँ तक पहुँचूँ, और उनसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत सर के पास पहुँचता हूँ। जी, आदरणीय, धन्यवाद। मंच को सादर प्रणाम। निश्चित रूप से स्थितियां बड़ी विकट है और इसमें कई तरह के जो प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे सामाजिक चेतना की बात हो, चाहे राजनीतिक चेतना की बात हो, सब तरह के समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। और जैसा कि भी बहुत सारे सुझाव आए थे, तो जो राजनीतिक लोग तो अपने निर्णय लेंगे, क्योंकि शायद वो अपने निर्णय अपनी सोच से कितने प्रभावित होते हैं ये तो कहना मुश्किल है, पर निश्चित रूप से वो भी देश के बारे में सोचेंगे, ऐसा हम सबका मानना रहता है। और हम लोगों ने जो बातें की थी कल, उन पे जरूर हम मंथन करें और समाज में ले जाएं कि किस तरह से हम आत्मरक्षा की बात सिखाएं, किस तरह से अपने धर्मों की बात सिखाएं, किस तरह से हम जो हमारे समाज में फैली हुई चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिससे कि हम यूनिटी की ओर बढ़ सकें, एकता की बात करें, हम शिक्षा की बात करें। कई सारी चीज़ें हैं जो आज अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिसमें एक अलग ही जो रक्त संस्कृति वाले लोग हैं, जो आर्य और द्रविड़ को अलग अलग करने वाली बात करते हैं, तो वो लोगों ने एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। तो कुछ जो उनकी दुनिया जो चलती है, व्हाट्सएप की दुनिया, उसमें एक अलग ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो वो एक अलग ब्रेन वॉश है। जैसे कि वो एक कोई सांसद थे वहाँ के, उन्होंने राम मंदिर को वो साबित कर दिया ये कपोल कल्पना है करके राम को। तो इस तरह के लोग बहुत तेजी से अंदर ही अंदर बढ़ रहे हैं, तो उन पर भी कार्य करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं का ही एक तबका है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हम लोगों से दूर होता जा रहा है। और वो एक आपस में ही वैमनस्य या घृणा, इस तरह की चीजें फैलाते जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से उसकी परिणति जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। और इसमें बड़ी बड़ी विडंबना है। इसको बहुत लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आने वाले समय की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो अभी हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम एक दूसरी बात करेंगे। आप अपने ही लोगों में से जो दूसरे लोग हैं, वो बोलेंगे तुम अलग हो और हम अलग हैं, तो वहाँ बड़ी बड़ी विकट स्थिति आने वाली है। तो उस पर भी हमको विचार करना है। हो सकता है इसको फैलाने में भी ISI का हाथ हो। इस तरह की चीजें भी मतलब ये लोग जो विदेशी वो हैं, वो अपने उस पर फैलाते हैं। तो इस पर भी कार्य करने की जरूरत है। क्यों हमारे जो ST SC भाई लोग हैं, वो एक अलग अलग कुनबा बना रहे, अलग रास्ते पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं विक्षोभ आ सकता है आने वाले समय में, तो इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्र को एकजुट बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले समाज की एकरूपता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक समाज की एकरूपता, अभी भी हमारे देश में कई ऐसे भाग हैं जहां मंदिरों में जो निम्न जाति के लोग, जिनको हम निम्न जाति कहते हैं तथाकथित, उनको प्रवेश नहीं है। आज भी उनको घर में घुसने नहीं दिया जाता है। उनको बाहर अलग से उनके बर्तन, अगर चाय दे रहे हैं तो वो चाय के कप अलग होंगे। वो जो एक दुरूहता है, दो तरह के भाव हैं समाज में, वो बहुत मुश्किल है। और इस जटिलता को पार पाने के लिए कहीं ना कहीं हर बुद्धिजीवी को कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में एक नई प्रॉब्लम का सामना करेंगे। तो अनुरोध है कि इस पर भी अभी से चिंतन करें।
जी ओम। जी आदरणीय धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण बिंदु कल भी सामने आए थे और आज भी आपने दोहराए हैं और इन पे इस दोहराना भी ज़रूरी है और इनमें सुधार करना भी ज़रूरी है क्योंकि अपने को दुरुस्त रखना, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना के जैसा ही है और अगर होगा अपना सुधार तो दुश्मन का होगा षड्यंत्र बेकार, ये बात भी है। और साथ में आपके साथी में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के पास पहुँचता हूँ। जी। आदरणीय दीदी जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं चलो मैं आ जाऊं क्या? जी, बहुत स्वागत है आदरणीय। जी जी जी। सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज बहुत गहन पूर्ण चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल इसके लिए एक सुझाव के लिए एक वेबसाइट बनना चाहिए जिससे समस्त जाति, समस्त लोगों से सुझाव लिए जाएं कि कैसे इस समस्या का हल हो। दूसरा, इसमें जो खड़े हो रहे हैं, जो राजनीतिक लोग जो फायदा उठाना चाहते हैं या विदेशी लोग जो फायदा उठाना चाहते हैं दो समाज को, हिंदू और मुसलमान, तो इसके भी कुछ बहुत अच्छे हल निकालना चाहिए। भाई अपने अपने समाज में आप लोग शादी करें। जो अगर हिंदू से मुसलमान में शादी करता है या मुसलमान से हिंदू में करता है, जो शादी करता है, तो उसकी नागरिकता रद्द करनी चाहिए। ऐसे आदमी को सारे अधिकार खत्म करने चाहिए जो एक दूसरे में समाज में रोक लगा दे। सरकार को रोक लगाना चाहिए। भाई आप अपने अपने समाज में शादी करो, हिंदू हिंदू में करे, मुसलमान मुसलमान में करे। मुसलमान भाइयों को भी ये अधिकार हो कि अगर कोई हिंदू बच्ची आ रही हो तो उसको बिल्कुल उसको भी उसकी मस्जिद में जाना बंद करा दे कि भैया तुम मस्जिद में नहीं आओगे, तुमने वो लड़की क्यों लेके आए। या मंदिर में कोई हिंदू शादी करता है तो उसको रोक होना चाहिए, भैया तुम भी नहीं आ सकते और तुम्हारी आज से जो है तुम्हारे अधिकार सब छीन लिए, तुम्हें वोट डालने का अधिकार खत्म। ऐसी चीजें सरकार को उठानी चाहिए जो उसका हल हो। ऐसा नहीं हो कि विदेश भी रोटी सेक रहे हैं और अपनी राजनीतिक लोग भी रोटी सेक रहे हैं। इस माध्यम से दोनों ग्रुपों को समझते हुए हल निकालने चाहिए। इसके लिए मेरा वो है कि कम से कम सभी लोगों के सुझाव हमें ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए और सभी लोगों का मंथन होकर जो अमृत रूपी प्रसाद प्राप्त होगा वो बहुत देश के लिए लाभकारी होगा। और इसके लिए अपनी राजनीति छोड़कर, अपने भावनाओं को छोड़कर ऊपर उठकर ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो कि बहुत लाभकारी होंगे। अगर हिंदू का हिंदू में शादी होने लगे और मुसलमान की मुसलमान में शादी होने लगे और दोनों धर्मात्मा, दोनों लोगों के बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े धर्मात्मा है, अगर ये घोषित कर दें कि भैया हिंदू की अगर कोई बच्ची मुसलमान ले जा रहा है तो उसे कोई भी मान्य नहीं है, कोई भी जगह उसका सम्मान नहीं है। ऐसे ही मुसलमान भाई भी करे कि अगर हिंदू की बच्ची आ रही हो तो उसको कोई सम्मान नहीं, उसके बहुत सारे अधिकार जो हैं वो खत्म हो जावे, तो ये लड़ाई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। कोई इस लड़ाई का वर्चस्व नहीं है। ये लड़ाई शासन चाहे तो मिनटों में खत्म हो सकती है। इसको लड़ाई को विदेश क्या आईएएस कोई भी बढ़ा नहीं सकता। ऐसी दिमाग है, ऐसा यहाँ का कल्चर है, भारतवर्ष है, इसको पूरे विश्व को चलाना है, ऐसी चीजों को लाना पड़ेगा। जी ओम, प्रणाम। जी आदरणीय महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे जो अपने देश के लिए महत्वपूर्ण सुझाव हैं, वो एक जगह पे आएँ जिससे कि हमारी सरकारें और जो बुद्धिजीवी वर्ग जो कि इन बातों को आगे फैलाता है, मजबूती के साथ रखता है, उनके लिए सहारा बने और ये हमारे देश के काम आए। एक बात भी ये भी आज की वार्ता से सामने आई है कि जो सामाजिक चेतना है, उस सामाजिक चेतना को जगाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए ये हमारा कर्तव्य है। और जो कूटनीतिज्ञ बातें हैं, जो राजनीतिक बातें हैं, जब हम राष्ट्र के साथ हैं या राष्ट्र की जो बातें हैं, तो फिर सरकार के पल्ले वो बात आती हैं, वो देखें। हम सामाजिक चेतना को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, सामाजिकता की दृष्टि से अपने राष्ट्र के एकीकरण के लिए आगे आएँगे। अब जबकि समय हो रहा है, तो मैं ऐसे अवसर पर
आदरणीय सबसे पहले आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी का हैंड रेज है। मैं निवेदन करता हूँ दीदी आप आए और अपनी बात रखें, तत्पश्चात आदरणीय रवि आदित्य जी। पहले प्रणाली मराठे दीदी। ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज का विषय है वो बहुत ही गंभीर और हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण ऐसा है। मुझे लगता है कि हर गांव में इसके लिए एक संगठन होना चाहिए। ये जो प्रश्न है वो हमारे देश के एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए नीचे से उसके लिए उपाय हो जाए तो हमारा राष्ट्र मजबूत बन जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो बहुत बुरी प्रवृत्तियां है वो घातक है हमारे राष्ट्र के लिए, और इसके लिए जागरूकता हर नागरिकों में जागरूकता होने के लिए अच्छा कदम आगे आए तो बहुत ही देश के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा लगता है। ओम। और ओम ओम ओम। जी, सभी के विचार एक पैनी धार की तरह देश के साथ खड़ी हैं और इन विचारों को लेकर के हम देश को बलवान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और ऐसी कोई भी बात सामने न रखें जो देश की इस मजबूती में नुकसानदेही हो। ये बातें सामने आ रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम पहुंचते हैं आदरणीय रवि आदित्य जी के पास और मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि जबकि समय भी हो चुका है, तो आदरणीय रवि आदित्य जी आप अपनी बात रख करके आज योगाहारियों का आभार भी प्रकट करें, ऐसा निवेदन भी साथ में। आदरणीय आदित्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जैसे कि आदरणीय पवन सर, सब लोगों की जो परिचर्चा जिस आधार पे और आपने भी जो बातें कही, एक मुख्य बिंदु जो कल से एक परिचर्चा हम लोग की रही है जो कश्मीर की घटना को लेकर के, तो आप देखेंगे कि सरकार के साथ और देश के साथ हमेशा हम लोग को खड़े रहना चाहिए, एक विचार के साथ में और एक कार्य के रूप में। क्योंकि इस तरह की जितनी अलगाववादी जितने भी सोचे रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको पलायन करा देना, उस चीज से अलग कर देना और अपनी मानसिकता को वहां साबित करना। जैसे आप देखेंगे कि 2024 में जब वहाँ चुनाव हुए, चुनाव से पहले और अभी तक के जितने वहाँ कार्य विकास उन्मुख कार्य हो रहे हैं, वो वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए हैं। लेकिन फिर अब तुलनात्मक अगर आप देखें तो जहाँ जम्मू रीजन में बीजेपी को सफलता मिली सरकार को, दूसरी जगह वहाँ पे वो सफलता नहीं मिली। लेकिन इसका दूसरा पक्ष, एक बहुत सबल पक्ष क्या निकला कि जो अलगाववादी ताकतें थी वो भी हार गई वहाँ। तो मतलब यह चुनाव जीतने हारने से नहीं थी, जो एक मोशन जो एक जा रहा है कि भाई वैसी सोच वाले लोगों को आपको दरकिनार करना है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो युवा शक्ति वहां पे है, जो पैसे के कारण जो ये काम करते हैं, तो उनको एक विकास मिले। तो साथ-साथ में जो पर्यटन का उद्योग है, जो यहाँ मुख्य रूप से वहाँ पर्यटन का है, क्योंकि टाइम टेकिंग है। ये एक जो अगर आप लें 47 से लेके अभी तक जो समस्या चली आ रही है और उसका जो आप कहते हैं ना कि एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है कि जब तक वहाँ उनके पास फंड सरकार की तरफ से सपोर्ट जैसे जा रहा है, ये पूरा विश्वास के साथ है कि ये काम निश्चित रूप से सफल होगा। समय के साथ होगा और एक्शन के साथ होगा कि उस बीच में जितने छुपे हुए लोग हैं उनको खोजते हुए काम सफल हो जाएगा। और हम लोग के आपस में भी जो एक प्रेम सौहार्द की बात है कि हम लोग एक दूसरे पे शक नहीं, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें, लेकिन एक नजर बिल्कुल हमारी रहे कि वो सामने वाला किस व्यक्तित्व किस सोच का व्यक्ति है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, बहुत बहुत आभार। और साथ साथ में जैसा दिनेश जी ने कहा कि कार्य के अभी हैंडरेज भी शायद प्रणाली जी का है, तो शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, तो मैं वो कह चुकी हैं, प्रणाली जी दीदी बोल चुकी हैं। तो जी मैं हाँ भैया, जी ओम भैया, दिनेश ओम भैया। ओम जी ओम जी जी कल मेरा बेटा यहाँ एमडी की पदवी लेकर आया है और उसके वेदामृत चिकित्सालय का उद्घाटन है। ये भारतीयता और हमारी संस्कृति के लिए एक कदम है। तो आप सभी आदरणीय हमारा सदन इसके लिए निमंत्रित है। ओम प्रणाम। जी, जी, सादर धन्यवाद दीदी जी। और ये एक इस गंभीर चिंतन के दौरान एक खुशी की लहर है कि इस तरह के जो वाक़या हैं, इस तरह की जो कदम हैं, ये बढ़ते जाएँ और हमारा देश खुशहाल हो, हम स्वस्थ हों। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ समूची सदन की तरफ से आपको दीदी। और मैं आदित्य जी के पास पहुँचूँगा। जी। जी, दिनेश जी।
जी तो आपसे निवेदन यही है कि आज का जो ये सत्र है उसको समापन कीजिएगा। आदरणीय भ्राता जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 1947 से जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अपना देश अलग अलग हुआ, जब से अभी तक पाकिस्तान के नाम से भारत को डराया जा रहा था, तो पांडव अज्ञातवास कब तक काटे? वो जब कुरुक्षेत्र में चले गए तो 18 दिन में उनका समाधान हो गया। तो हमको और हमारी सरकार के साथ एक मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए कि 1947 से 2014 तक पूरे देश भर में ये सुनने को मिलता था हमको कि लावारिस वस्तु को ना छुए, कहीं बम हो सकते हैं, कोई क्या हो सकता है। तो यहाँ का भारत का एक बच्चा बच्चा डराने का प्रयास कर रहे थे। तो हमको और हमारी सरकार को साथ मिलकर के पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, तभी जी जाकर इस चीज़ों का समाधान होगा। जी जी देखिए श्रीमान, मेरा ये कहना है कि जैसे आप देखें कि कहीं कहीं जो मौन होती है ना, मौन अगर हम रहते हैं वो भी समस्या है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर 90 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ पलायन हुआ, जो वहां रहते थे, जो जेनोसाइड की गई, या पहले की जो घटना थी, क्या होता है, या तो सरकार के अंदर वो ताकतें नहीं रहती हैं कि आप उसका निष्पक्ष होकर के एक निर्णय कर पाए, और कहीं ना कहीं देखिए एक पलायन कभी किसी चीज का समाधान नहीं है। अगर हमको आज हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से कोई अगर डरा धमका के बाहर कर रहा है, हमें वहां पे स्टैंड तो करना पड़ेगा किसी चीज को साबित करने के लिए। जो ये समस्या आई थी ना, जो एक जानबूझ करके जो इसको क्रिएट किया गया सामने ला करके, तो इसका समाधान वही है कि आप सजगता के साथ उस चीज के साथ रहें, और तभी उसका समाधान होगा। नहीं तो वो चाहते हैं कि आप उससे अलग हट जाएं, कभी वो नहीं चाहेंगे कि आप उस जगह जाएं, क्योंकि सबसे जो शांत जगह क्षेत्र रहा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव पे भी मैंने कल आप लोगों को कहा कि सबसे शांत क्षेत्र कश्मीर का अगर कहा जाए तो वो पहलगाम का क्षेत्र है। बाकी जगहों को नहीं कहा जाए, लेकिन उसको जानबूझ करके बनाया गया। दूसरा, एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई 2 महीने के बाद आपकी अमरनाथ यात्रा होनी है, हिंदू लोग को जाना है, तो एक मैसेज थी। तो कहीं ना कहीं जो भी चूक हुई तो यात्री की तरफ से भी सब कुछ से, लेकिन इसमें है कि अपने लोग को खड़े रहना है। जी 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 हाँ, जी और ये जो वार्ताएं हैं, और जैसे कहा भी गया है, बात भी सामने आई है कि हम इनकी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं उनको इकट्ठा करके ऐसी जगह है संयोजित करें जिनको आगे बढ़ाया जा सके। ये बात भी सामने आई है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं आदरणीय सदस्यों ने। तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों को आ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हम यूं ही अपने राष्ट्र के प्रति अम, वार्ता भी जारी रखें, और साथ में हम, जैसे आदित्य जी ने कहा है, कि हम अपने जो पारखी नजरें हैं उनको भी साथ लेकर के, अपने दृष्टिकोण को साथ लेकर के समन्वय की दृष्टि से आगे बढ़ें। और पुनः पुनः आप सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम।